नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। श्रीनगर के पारमपोरा में कल शाम शुरू हुई मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जी हां, आपको बता दें, एक लश्कर का आतंकी वहां पर छिपा हुआ बताया जा रहा है। ये मुठभेड़ गिरफ्तार लश्कर आतंकी नदीम अब्रार से मिली सूचना के बाद शुरू हुई थी। मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत सीआरपीएफ के 3 कर्मी भी घायल हुए हैं, जबकि एक आतंकी मारा गया है। ये श्रीनगर के पारिमपोरा का मनहोरा इलाका है, जहां सोमवार शाम को आतंकवादियों से एक और मुठभेड़ शुरू हुई है। आतंक से लोहा लेने की इस ताजा घटना में एक आतंकी तो मार गिराया गया, लेकिन अमन के एक दुश्मन से अभी भी सुरक्षा बलों का मुकाबला जारी है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके को सील कर दिया है और रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट, एक एसआई और एक कांस्टेबल घायल हुए हैं। घायल असिस्टेंट कमांडेंट को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल एसआई भी सेना के अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि उनकी हालत स्थिर है। सोमवार को जब आतंकियों से एनकाउंटर शुरू हुआ, तब इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक ओर आतंकियों को जवाब देने की चुनौती थी, तो दूसरी ओर घिर गए नागरिकों को सुरक्षित निकालने की चुनौती थी। ये एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों ने इलाके में दबिश डाली। सोमवार को ही गिरफ्तार हुए लश्कर के कमांडर नदीम अब्रार से मिली सूचना के बाद सुरक्षा बल सक्रिय हुए। बड़गाम का रहने वाला नदीम अब्रार श्रीनगर के नरबल कस्बे में पकड़ा गया। वो लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू का खासम खास है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कश्मीर रेंज के आईजी पुलिस विजय कुमार ने ट्वीट करके कहा है, लश्कर कमांडर नदीम अब्रार गिरफ्तार, वो कई हत्याओं में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी हमारी बड़ी सफलता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जब से कश्मीर में बातचीत की पहल हुई है, तब से अचानक आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। एक के बाद एक हमले किए गए। कभी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, तो कभी अंडरग्राउंड आतंकवादी फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसी बीच पहली बार किसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला हुआ है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ड्रोन अटैक का टारगेट आसानी से सैन्य ठिकाना बन सकते हैं, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कल को दूसरे बड़े ठिकाने ऐसे ड्रोन हमले के टारगेट पर आ सकते हैं। जम्मू में यही हुआ, जब लगातार दूसरी रात दूसरा सैन्य ठिकाना टारगेट पर आया। पहले एयरफोर्स स्टेशन, फिर आर्मी कैंप। 24 घंटे में ड्रोन अटैक की दूसरी साजिश। छोटे ड्रोन से बड़ी साजिश का बड़ा प्लान। आतंक की नई उड़ान, क्या है काउंटर प्लान? जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में जो हुआ, वो आर्मी कैंप में भी हो सकता था, अगर हाई अलर्ट ना होता, अगर जवान मुस्तैद ना होते। अभी जम्मू ड्रोन अटैक की जांच चल ही रही है। 24 घंटे के भीतर फिर 2 ड्रोन दिख गए। इस बार इन ड्रोन का टारगेट जम्मू का ही कालूचक मिलिट्री बेस था। रविवार की रात को 11:45 पर पहला ड्रोन दिखा। करीब 3 घंटे बाद रात 2:40 पर दूसरा ड्रोन दिखा। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नूचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है, ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये सेना के कैंप है।
सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नूचक जो है मिलिट्री इलाका है। रात को मिलिट्री बेस पर ड्रोन मंडरा रहे थे। एयरफोर्स स्टेशन पर एक दिन पहले ही हमला हो चुका था, इसलिए ड्रोन दिखते ही तुरंत हाई अलर्ट किया गया। क्विक रिएक्शन टीम एक्टिव हो गई। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ। अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है, रत्नूचक मिलिट्री एरिया में भी और कालूचक मिलिट्री एरिया में भी। फायरिंग में अगर ड्रोन गिरे होंगे तो कहीं उनके कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब यही है कि फायरिंग के बाद ड्रोन भाग गए। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ये कहां से आ रहे हैं और हमला करके कहां वापस जा रहे हैं? एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में भी यही हुआ। अब तक की जांच में ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। अब तक की जांच में यही पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर 2 हमले किए गए। वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो RDX भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर RDX की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पक्के सबूत मिल जाएंगे। विस्फोटकों के साथ साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर एक बड़ा होल हो पाया। अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार ये ड्रोन लॉन्च कहां से हुए, कौन इनको ऑपरेट कर रहा था। क्या ये जम्मू के आसपास इलाकों से ऑपरेट हो रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजे गए थे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है 30 से 35 किलोमीटर है सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर है। तो इतनी दूर तक ड्रोन आना जो है सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर जांच जारी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिस्टेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना ये नामुमकिन सी बात लगती है। इसीलिए जांच की सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि साइज में बहुत छोटे ड्रोन को आसपास के ही 6-7 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है, क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं? इन सवालों का जल्द पता लगना जरूरी है, क्योंकि आतंक की इस नई उड़ान से लहूलुहान होने के बड़े खतरे हैं। इसीलिए इस उड़ान के पर तुरंत कतरने जरूरी है। जम्मू से कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल 2 ऐलान किए हैं। पहला ये कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी और दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव वो पूरी ताकत से लड़कर अपनी सरकार बनाएंगी। इसके साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया जो कह रही थी कि ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ चुनावी समर में उतरेगी। मगर पंचायत चुनाव में दिख रहा आक्रोश विधानसभा चुनाव के रण को अभी से दिलचस्प बना रहा है। चुनावी राजनीति में रोज बिछाई जाती है राजनीतिक दसार, रोज साधे जाते हैं नए नए समीकरण। कब कौन सा सियासी दल कौन सी चाल चल दे किसी को नहीं मालूम। ऐसी ही एक चाल आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर
सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही खबरें थी कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने इसे खारिज कर दिया। अलबत्ता ओवैसी ने भी कह दिया कि उनकी सिर्फ राजभर के संकल्प मोर्चे से गठबंधन है और उनका दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन ओवैसी के इस बयान से राजभर अब तक अनभिज्ञ हैं। सुनिए। ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में एक अलग विकल्प बनाने की कवायद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये खेल खल रहा है कि यूपी में ओवैसी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, ओवैसी साहब के बारे में जो लोग बार बार कहते हैं, और अब बिहार के इलेक्शन में जो उन्होंने किया, बंगाल के इलेक्शन में लोगों ने उसका सबक लिया और उसको साफ किया रास्ता को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं, उनकी भी समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब के क्या मंसूबे हैं और क्या साहब चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की महाभारत शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी महाभारत के कुरुक्षेत्र में उतरने से मायावती ने इनकार कर दिया है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मायावती का ये इनकार कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं। अब मायावती जी का बयान आता है और मायावती जी बयान देती हैं कि हम जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, यानी आप भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता देने का काम कर रहे हैं, वॉकओवर दे रहे हैं। आप वॉकओवर दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। मायावती जी का ये बयान बिल्कुल साबित करता है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का काम कर रही हैं। पंचायत चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके प्रत्याशियों और प्रस्तावकों का अपहरण हो रहा है, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा है और शासन की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कमोबेश यही आरोप ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। जिस तरह गुंडा गुंडई करता है, उस तरह सरकार खुलेआम गुंडई करा रही है, जिसका उदाहरण चाहे गोरखपुर में आप देखिए, चाहे बलरामपुर हो, चाहे मऊ में हो, चाहे जहां भी खुल करके बात ओपन आ रही है कि पुलिस खड़ी है, एसपी खड़ा है, सीओ खड़ा है, दरोगा खड़ा है, उसके सामने लोग मार रहे हैं और वो मूक दर्शक बने हैं। यूपी पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनावों का रण क्षेत्र बना रहे हैं। मानकर चलिए कि इस बार यूपी के विधानसभा का रण पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण का धंधा ऐसा धंधा जिसने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा दिया है। आजमगढ़, लखनऊ, सहारनपुर से श्रीनगर तक, लेकिन कल हंगामा मचा श्रीनगर से दिल्ली तक। आरोप लगे कि 2 सिख लड़कियों का पहले अपहरण किया गया, फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया। इस गुनाह पर सिखों के कंठ कांपने लगे। सिखों ने श्रीनगर की सड़कों से लेकर दिल्ली तक जोरदार प्रदर्शन किया। धर्मांतरण के नाम पर जो अधर्म हुआ, उसके विरुद्ध सिखों की तल्खियां हैं। ये नारे आकाश के अंतिम छोर तक अपनी नाराजगी जता रहे हैं।
ये तेवर सिखों के आक्रोश को जुबान दे रहे हैं। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी के विरुद्ध सिखों के कंठ कांप रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक मनजिंदर सिंह सिरसा सिखों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटी में खुलेआम महापाप हो रहा है। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहाँ लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई। घाटी में सिख कभी भी इस कदर गुस्से में नहीं दिखे, लेकिन इस बार गुनाह ही ऐसा हुआ जिसने सिखों को झकझोर दिया। आरोप है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को गन पॉइंट पर अपहरण किया गया और फिर धर्म परिवर्तन करा के उनसे उम्र में काफी बड़े लोगों से निकाह करा दिया गया। पहली घटना बड़गाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की की पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 से ज्यादा उम्र के सिख लड़की की पहले से शादीशुदा शख्स से शादी कराई गई। कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पति के साथ ही रहना चाहती है। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों के लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं, तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है, जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। उधर जम्मू में धर्म परिवर्तन पर हंगामा मचा तो पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और जांच कराने की बात कही। 2 सिख लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर मन दुखी है। घाटी में सबसे मुश्किल दौर में भी मुस्लिम और सिख शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द जांच करके सच का पता लगाएंगी। श्रीनगर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा बरपा तो दिल्ली में भी सिखों का संगठन सड़कों पर उतर आया। दिल्ली में भी जमकर नारेबाजी हुई। सिख प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में न्याय की मांग की। जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी, उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी। लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए हैं, यहाँ भी जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं घाटी में बसते सिखों को डराने की साजिश हो सकती है, क्योंकि घाटी का सिख उस समय नहीं भागा जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर 1990 के बाद आ गए थे। वो तब भी डटे थे। और अगर आज हिंदुस्तान के साथ कश्मीर है तो उसमें सिखों की बड़ी भूमिका है। धर्मांतरण का जिन्न यूपी से निकला और धीरे धीरे उसकी जद में कई सूबे आ रहे हैं। कश्मीर का ये मसला गंभीर भी है और खतरनाक भी। देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।